डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 10 दिन में चौथी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल के दाम में 2.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी। शांति समझौते पर सस्पेंस के बीच ट्रंप ने दी ईरान को धमकी। ट्रंप ने पोस्ट की फाइटर जेट में लगे बम की फोटो। यूपी में अवैध खनन रोकने को बनेगी विशेष टास्क फोर्स। हर ब्लॉक के साप्ताहिक चौपाल, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी और प्रतिबंधित पशुओं की बलि की अनुमति नहीं। कानून व्यवस्था पर सीएम योगी का फैसला। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे आम लोगों की परेशानियां और बढ़ गई है। सुबह 6 बजे से लागू नई दरों के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे महंगा होकर 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल 2 रुपए 71 पैसे बढ़कर 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। पिछले 10 दिनों में ये चौथी बार है जब तेल कंपनियों ने ईंधन के दाम बढ़ाए हैं। 15 मई को करीब 3 रुपए, 19 मई और 23 मई को लगभग 90 पैसे की बढ़ोतरी के बाद अब 25 मई को फिर बड़ा इजाफा किया गया है। कुल मिलाकर 10 दिनों में पेट्रोल 7 रुपए 35 पैसे और डीजल 7 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जबकि नोएडा में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे और डीजल 95 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और रुपए डॉलर विनिमय दर के आधार पर रोजाना सुबह 6 बजे ईंधन की नई कीमतें तय की जाती हैं। लगातार बढ़ती कीमतों ने महंगाई को लेकर आम जनता की चिंता और बढ़ा दी है। ईरान और अमेरिका के बीच संभावित परमाणु समझौते को लेकर जारी सस्पेंस के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने वैश्विक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। ट्रंप ने एक एआई जनरेटेड तस्वीर साझा की, जिसमें फाइटर जेट के नीचे बम दिखाई दे रहा है और ऊपर लिखा है, इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ये पोस्ट ऐसे समय सामने आई है जब दोनों देशों के बीच परमाणु डील को लेकर बातचीत अंतिम दौर में बताई जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही में संकेत दिए थे कि जल्द ही इस मामले में गुड न्यूज मिल सकती है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि यदि ईरान से समझौता होता है तो वो ओबामा प्रशासन की डील जैसा नहीं होगा, बल्कि अमेरिका के हितों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौते के कई बिंदुओं पर बातचीत हो चुकी है, हालांकि अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। दूसरी ओर ईरानी अधिकारियों ने भी वार्ता में प्रगति की पुष्टि की है और तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक प्रस्तावित डील में क्षेत्रीय तनाव खत्म करने का रोड मैप शामिल है। माना जा रहा है कि ईरानी संपत्तियों को डीफ्रीज करने, लेबनान सीजफायर, हॉर्मुज़ स्ट्रेट और परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दे अभी भी बातचीत के सबसे अहम और विवादित केंद्र बने हुए हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। सीएम ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित करने और हर विकास खंड में साप्ताहिक चौपाल लगाकर जनता की शिकायतों का मौके पर निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन पर लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पीड़ितों को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए। बकरीद को लेकर सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी और प्रतिबंधित पशुओं की बलि की अनुमति नहीं होगी तथा कुर्बानी केवल निर्धारित स्थलों पर ही कराई जाएगी। साथ ही सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं देने और नई परंपराओं को बढ़ावा न देने के निर्देश भी दिए गए हैं। खुले में मांस बिक्री और अवैध बूचड़खानों पर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। गंगा दशहरा को देखते हुए प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या समेत प्रमुख घाटों पर सफाई, बैरिकेडिंग, एम्बुलेंस और छायादार इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा गया है। वहीं संवेदनशील जिलों में फ्लैग मार्च, पुलिस गश्त बढ़ाने, बिना नंबर प्लेट वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने और भू माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं।
महाराष्ट्र के छत्रपति शामबाजी में सोशल मीडिया आधारित संगठन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। संगठन के संस्थापक अभिजीत भगवान राव दीपके को कथित जान से मारने की धमकियां मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्रपति संभाजी नगर पुलिस ने वॉलुज महानगर क्षेत्र स्थित अभिजीत के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। अभिजीत का दावा है कि सीजेपी का आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट भी हैक कर लिया गया है, जिससे उनके समर्थकों में चिंता बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि लगातार बढ़ते विवाद और धमकियों के कारण उनके माता पिता भी काफी परेशान हैं। वहीं जिले के पुलिस उपायुक्त पंकज अतुलकर ने कहा कि एहतियात के तौर पर 24 घंटे सामान्य पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है ताकि घर के बाहर भीड़भाड़ और किसी तरह की अप्रिय स्थिति को रोका जा सके। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अब तक किसी भी थाने में धमकियों को लेकर कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। जौनपुर जिले के खेतासराय थाना क्षेत्र में चर्चित दूल्हा हत्याकांड का मुख्य आरोपी और 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश रवि यादव पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। बीती रात रानी मोड़ के पास पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान रवि यादव को गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ के दौरान खेतासराय थाना प्रभारी के सिंह भी घायल हो गए और उनके हाथ में गोली लगने की पुष्टि हुई है। फिलहाल उनका इलाज जारी है। बता दें कि 1 मई को बड़ाउर से खेतासराय के बीवीपुर जा रही बारात में दूल्हा आजाद बिंद की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। इस मामले में फरार चल रहे रवि यादव पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था और उसकी लगातार तलाश की जा रही थी। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की अहम बैठक बसपा सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, आकाश आनंद, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और आनंद कुमार समेत प्रदेश भर के जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की गई। साथ ही पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों और संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा भी की गई। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन को लेकर भी अंदरूनी मंथन हुआ है और इस पर मायावती जल्द दिशा निर्देश जारी कर सकती हैं। हालांकि इससे पहले मायावती कई बार साफ कर चुकी हैं कि बसपा आगामी चुनाव अकेले दम पर लड़ने की तैयारी कर रही है। बैठक में बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने और जनाधार बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बसपा अपनी चुनावी रणनीति को लेकर और आक्रामक नजर आ सकती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी और राजनीतिक तंज चर्चा का विषय बन गया है। सुबह सपा यानी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट का अनोखे अंदाज में जवाब दिया। दरअसल अखिलेश यादव ने ट्वीट कर राजभर के पुराने दिनों और टेम्पो चलाने का जिक्र किया था, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर खुद ऑटो चलाकर पार्टी दफ्तर से अपने सरकारी आवास पहुंचे। राजभर ने कहा कि उन्हें टेम्पो चलाने में कोई शर्म नहीं है और वो आज भी आसानी से ऑटो चला सकते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव खुद टेम्पो चला पाएंगे। राजभर का यह अंदाज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और समर्थक इसे जमीन से जुड़े नेता की पहचान बता रहे हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम को दोनों नेताओं के बीच बढ़ती बयानबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। अंबेडकर नगर के महुआ थाना क्षेत्र में 40 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या किए जाने के बाद इलाके में दहशत और सनसनी का माहौल है। सहरा जलालपुर गांव निवासी अजय का खून से लथपथ शव खेत में मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अजय देर रात डेयरी पर दूध देकर अपने घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। बदमाशों ने ईंट से सिर कुचलकर अजय की निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। सुबह खेत में शव पड़े होने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। सूचना मिलने पर महुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस हत्या के पीछे की वजह और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद ने एक युवक की जान ले ली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। सतवरा खुसरूपुरू गांव के पास 18 वर्षीय अरविंद का शव
रजवाहे के नीचे मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शराब पार्टी के दौरान अरविंद और उसके दोस्त कपिल के बीच गाली गलौज हुई थी, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने ईंट से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी गई। परिजनों ने गांव के युवक कपिल पर हत्या का आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी समेत पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि आरोपी कपिल को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। झांसी के तोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बुड़ाई में एक सनसनीखेज रजनी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी रक्षपाल बघेल ने कबूल किया कि मृतका रजनी उस पर शादी कर साथ रहने का लगातार दबाव बना रही थी, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। आरोपी ने बताया कि गुस्से में उसने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर रजनी की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार 22 मई को 35 वर्षीय रजनी अहिरवार का शव घर में खून से लथपथ हालत में मिला था, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। महिला के सिर और शरीर पर धारदार हथियार के कई गहरे घाव पाए गए थे। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया, जहां उसने पूरी वारदात कबूल कर ली। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल खून से सनी कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है। मैनपुरी जिले के बिछवा थाना क्षेत्र के बलारपुर गांव में 23 वर्षीय विवाहिता वंदना ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि वंदना ने गांव में आम के पेड़ से लटककर अपनी जान दी। मृतका मूल रूप से भोगांव थाना क्षेत्र के भराट गांव की रहने वाली थी और उसकी शादी 19 नवंबर 2024 को हुई थी। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न और फोन पर लगातार दहेज मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि प्रताड़ना से परेशान होकर वंदना पिछले 1.5 से 2 महीने से अपने मायके में रह रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटना से साक्ष्य जुटाए। मामले की जानकारी एसडीएम को भी दे दी गई है, जबकि पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। झारखंड सरकार ने राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 36 आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर मोहर लगा दी है। राज्य के कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। जारी सूचना के अनुसार पशुपतिनाथ मिश्र को गढ़वा का नया उपायुक्त बनाया गया है, जबकि सौरभ कुमार भुवानिया को खूंटी से स्थानांतरित कर देवघर का डीसी नियुक्त किया गया है। वहीं पलामू के उप विकास आयुक्त जावेद हुसैन को खूंटी का नया डीसी बनाया गया है। सरकार ने पद स्थापन की प्रतीक्षा कर रहे 12 आईएएस अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। अयोध्या जनपद के कलंदर थाना क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि शाम ढलते ही मिट्टी से लदे डंपरों का संचालन शुरू हो जाता है और पूरी रात सड़कों पर बेखौफ भारी वाहन दौड़ते रहते हैं। लेप्रोसी मिशन हॉस्पिटल से लेकर रोडवेज वर्कशॉप मधुपुर, बलिया, गोवा गांव, नेपुरा नहर और भरतकुंड तक अवैध मिट्टी खनन और परिवहन खुलेआम जारी है। हैरानी की बात यह है कि वर्कशॉप चौराहे के पास 112 पुलिस पिकेट मौजूद होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। अयोध्या के महाराजगंज थाना क्षेत्र के मया गांव में छप्पर डालने को लेकर दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि कौशलेंद्र सिंह अपने मकान पर छप्पर रखवा रहे थे, तभी दूसरे पक्ष ने कहासुनी हो गई और मामला हिंसक झड़प में बदल गया। विवाद के दौरान एक पक्ष के लोग छत पर चढ़ गए और वहां से पत्थरबाजी करने लगे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कौशलेंद्र सिंह पक्ष के 2 और नवीन सिंह पक्ष के 3 लोगों का शांति भंग में चालान किया है। वहीं कौशलेंद्र सिंह की ओर से पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। अमरोहा नगर पालिका क्षेत्र के सराय कोहना इलाके में आवारा कुत्तों के हमले से एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी अचानक कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। आवारा कुत्तों ने बच्ची को बुरी तरह नोच डाला, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने किसी तरह कुत्तों को भगाया और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी है और उसकी हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित दातागंज तिराहे पर यातायात पुलिस और कार सवारों के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला। मुरादाबाद नंबर की एक इको कार में 3 युवक और 4 महिलाएं सवार थीं, जिनमें 2 महिलाएं गाड़ी में लेटी हुई थी। कार चालक ने मीरासराय जाने का रास्ता पूछा तो ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिस कर्मियों ने गाड़ी में लगी गैस किट और कागजात को लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस द्वारा चालान की बात कहे जाने पर कार सवार महिलाएं भड़क गईं और मौके पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि वे मातम में शामिल होने जा रहे हैं और पुलिस उनसे अवैध वसूली की मांग कर रही है। इस दौरान महिलाओं ने एक पुलिसकर्मी का मोबाइल छीन लिया और धक्का मुक्की भी की, जिससे मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही जवाहरपुर चौकी प्रभारी अनंत अमेरिया मौके पर पहुंचे और सभी को समझाकर चौकी ले गए। चौकी पहुंचने के बाद भी महिलाओं ने हंगामा जारी रखा, लेकिन मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की चेतावनी मिलते ही सभी शांत हो गए और वहां से निकल गए। घटना के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली, जबकि पूरे मामले की चर्चा इलाके में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। खुर्जा जंक्शन पुलिस चौकी क्षेत्र के कलंदरगढ़ी गांव में मोमीन नाम के युवक ने कथित अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी सना और पिता रियाजुद्दीन को गोली मार दी। गोली लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और सन्नाटा फैल गया। हैरानी की बात यह रही कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटे ने खुद पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने आरोपी मोमीन को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में मामला पारिवारिक विवाद और कथित अवैध संबंधों के शक से जुड़ा बताया जा रहा है। गाजीपुर जिले के सुहवल थाना क्षेत्र के डुहिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक 130 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि सरैया गांव निवासी सुनील बिंद का अपने पटीदारों से लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। नाराज युवक टावर पर चढ़कर उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग करने लगा, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक को समझाने का प्रयास शुरू किया गया। काफी देर तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान आसपास बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस और स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित टावर से नीचे उतार लिया गया। घटना के बाद पुलिस ने युवक से पूछताछ कर पूरे मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। फिलहाल इलाके में स्थिति सामान्य है, लेकिन इस घटना की चर्चा पूरे क्षेत्र में बनी हुई है। झांसी में देर रात एक बड़ा सड़क हादसा उस समय टल गया जब कानपुर से रतलाम जा रही एक स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि समय शताब्दी ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड की बस में शॉर्ट सर्किट होने के बाद आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते पूरी बस आग की लपटों में गिर गई। घटना झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र स्थित नंदनपुरा शमशान घाट के पास की बताई जा रही है। बस में करीब 20 यात्री सवार थे, जिन्हें चालक और परिचालक की सूझबूझ से समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही देर में पूरी बस जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रात की बात यह रही कि इस हादसे में किसी यात्री की जान नहीं गई, हालांकि यात्रियों का सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। कानपुर कमिश्नरेट के पश्चिमी जोन में ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया। रविवार देर रात डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बिट्ठू क्षेत्र के पत्थर घाट, बरादरी घाट, तुलसी घाट और ब्रह्मवर्त घाट समेत कई गंगा घाटों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कासगंज जिले में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप के बीच डोलना थाना पुलिस ने मानवीय पहल करते हुए समाज सेवा की मिसाल पेश की है। थाना प्रभारी जगदीश चंद्र राजपूत ने अपने पुलिस स्टाफ के साथ सड़क पर खड़े होकर राहगीरों, वाहन चालकों और यात्रियों को ठंडा शरबत पिलाकर राहत पहुंचाई। थाना परिसर के पास लगाए गए शरबत वितरण कैंप में बड़ी संख्या में लोगों ने शरबत पीकर गर्मी से राहत महसूस की। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, जिसे उनकी पत्नी और अभिनेत्री हेमा मालिनी आज राष्ट्रपति भवन में ग्रहण करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को आयोजित समारोह के विभिन्न क्षेत्रों की 66 हस्तियों को पद्म
पुरस्कार प्रदान करेंगी। सरकार ने 25 जनवरी को 131 प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की थी, जिसमें धर्मेंद्र का नाम भी शामिल था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेमा मालिनी इस खास मौके के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं और उन्होंने इसे परिवार के लिए बेहद भावुक पल बताया है। दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार धुआंधार कमाई कर रही है। मोहनलाल स्टारर इस क्राइम थ्रिलर फिल्म ने 21 मई को सिनेमाघर में रिलीज होते ही दर्शकों को जबरदस्त रिस्पांस हासिल किया। फिल्म ने पहले दिन 15 करोड़ 85 लाख रुपए की शानदार ओपनिंग ली, जबकि शुक्रवार को 11 करोड़ 5 लाख और शनिवार को 13 करोड़ 70 लाख रुपए का कारोबार किया। वही वीकेंड पर फिल्म ने करीब 13 करोड़ 95 लाख रुपए की कमाई करते हुए घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल नेट कलेक्शन 54 करोड़ 55 लाख रुपए तक पहुंचा दिया है। फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 63 करोड़ 34 लाख रुपए बताया जा रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भी फिल्म को शानदार रिस्पांस मिल रहा है। राजस्थान रॉयल्स ने करो या मरो मुकाबले में मुंबई इंडियंस को उसके घरेलू मैदान वानखेड़े स्टेडियम में 30 रनों से हराकर आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 205 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। टीम की जीत में जोफ्रा आर्चर ने ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हुए अहम भूमिका निभाई। आर्चर ने 15 गेंदों पर 32 रन बनाए और फिर गेंदबाजी में मुंबई के महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया। जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 175 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। इस जीत के साथ राजस्थान प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी और आखिरी टीम बन गई है। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को उनके घरेलू मैदान ईडन गार्डन्स में 40 रनों से हराकर आईपीएल 2026 के लीग स्टेज का शानदार समापन किया। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 203 रनों का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम दिल्ली के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी और 18.4 ओवर में 163 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस हार के साथ कोलकाता को अपने ही घर में निराशा का सामना करना पड़ा। दिल्ली की ओर से बल्लेबाजों और गेंदबाज दोनों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को जीत दिलाई। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।